हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लगभग जो है अपनी पढ़ाई पूरी कर लिए होंगे। तो ये वीडियो सिर्फ जो है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस आपको दिखाते जाऊंगा, आपको फटाफट देखना। आप चाहो तो वीडियो को स्पीड और भी बढ़ा लो। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी कम टाइम में हो सके आपकी रिविजन करा के आपको देना है। तो देखो, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर्स आपके दिमाग में आ रही है, मतलब अच्छी बात है, आपकी तैयारी हो गया। मतलब जैसे कि अगर आप मेरे सामने बैठे रहे होते तो मैं आपको हाँ या ना करवाता। हाँ मतलब पूछता, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ऐसा करवाता। बट अभी नहीं हो, तो आपको खुद ही हाँ या ना करना है। और जो नहीं बनेगा ना इसमें से क्वेश्चंस, ईमानदारी के साथ उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चंस आपको रिकमेंड किया जाएगा यहाँ पर वो कहीं ना कहीं आने लायक क्वेश्चंस है। ठीक है। और एक चीज और बता दूं, जैसे छोटे क्वेश्चंस ज्यादा करना पड़ेगा, और उसकी 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस की चेंज होने के चांसेस है। मतलब 1-2 क्वेश्चंस आपको न्यू क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, जिसकी आपको सामना करना पड़ेगा। क्लियर है? बाकी क्वेश्चंस तो आप मान के चलो कि लगभग इसी में से क्वेश्चंस आपका पूछे जाएंगे। तो चलो भाई, हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखते हैं। लगभग 30 क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं इसमें। ठीक है, कम से कम 30 में से 4 क्वेश्चंस आपकी बन जाए एग्जाम में, ये मान के रखो। तो सबसे पहले शुद्धिकरण क्षमता, तो पर्यावरण द्वारा जो अवशोषण करने की शक्ति होती है उसे ही शुद्धिकरण क्षमता कहते हैं। मुसोलिनी ने इटली में कौन सी पार्टी बनाई? तो मुसोलिनी की बात करूं तो मुसोलिनी ने इटली में एमएफ, तो मुसोलिनी की बात करें तो उन्होंने कौन सा फांसीवाद पार्टी बनाई। रूस में किसानों की दास्ता कब और किसने समाप्त की? तो रूस में किसानों की दास्ता जो है 1861 में जार ने समाप्त की। ये आपको बता क्या ना, रूस की बोल्शेविक क्रांति कब और क्यों हुई? तो रूस की जो बोल्शेविक क्रांति की मैं बात करूं ना, तो वो जो है अक्टूबर 1917 में हुआ, और वहां की निरंकुश जारशाही शासन को समाप्त करने के लिए हुआ। ठीक है। फिर कौन कौन से जो खनिज ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आपको याद आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूं आपको। कोयला, पेट्रोलियम इसकी आंसर हो जाएगी। ऊर्जा से क्या तात्पर्य? तो ऊर्जा से तात्पर्य आपको ये रखना है कि किसी भी कंपनी में या किसी भी उद्योग में मशीनों को चलाने के लिए जितनी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है वही क्या होती है? ऊर्जा होती है। क्लियर? फिर किसी देश के लिए प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता जानना क्यों जरूरी है? तो किसी देश के लिए प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता जानना इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य में खाद्यान्न की संकट ना हो। मतलब अगर आसान भाषा में बोलता है ना, मन कखरोबर खंगाए मत, सीधी बात है। क्लियर? फिर जमींदारी प्रथा की समाप्ति कहां तक लाभदायक रही? तो ये 3 मार्क्स वाली क्वेश्चन है मे बी। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप जो है किसके लिए कर सकते हो? 3 मार्क्स के लिए कर सकते हो। फिर अपशिष्ट पदार्थ क्या है? तो भाई जो अनुपयोगी वस्तु होती है उसे हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। जायद फसलों के नाम, ई नीलामी, तो ई नीलामी आपको कर लेना है। फिर 2 धात्विक खनिजों के नाम, हिटलर की विदेश नीति को उद्देश्य है। तो हिटलर की विदेश नीति को उद्देश्य मैं बता देता हूँ, याद आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा हो तो बता दूं। वो क्या चाहता था कि वो अपनी राज्य का विस्तार चाहता था। दूसरी जो वर्षाई की अपमानजनक संधि था उसको वो समाप्त करना चाहता था। क्लियर है? वो याद रहा आपका। ठीक है, फिर हम जो है चलते हैं भाई किस पर, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोला जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और राष्ट्र संघ दोनों, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो 1945 में हुआ है, और उसके उद्देश्य की बात करें तो वो अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय विवाद को निपटाने के लिए, और बोल सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो मित्रतापूर्ण संबंध है उसको स्थापित करने के लिए। शीत युद्ध से क्या समझते हो? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो तनावपूर्ण स्थिति था उसे ही शीत युद्ध कहा जाता है। ये आपको लिख के आना है। क्लियर? जीवन प्रत्याशा क्या दर्शाती? तो किसी भी व्यक्ति के औसत जीवन काल को ही जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। फिर दिहाड़ी मजदूर की दृष्टि से विकास के क्या लक्ष्य है? तो दिहाड़ी मजदूर के हिसाब से वो क्या चाहेगा भाई? एक दिहाड़ी मजदूर है तो चाहेगा भाई कि मुझे साल भर जो है काम मिला और सही मजदूरी मिला है, तो वही लिख के आना है भाई। मंदी के किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो मंदी की वजह से जो किसान है, और एक चीज मैं और बता दूं भाई, आंसर्स मैं बता रहा हूं इससे पहले कि इंग्लिश मीडियम वाले मेरे बच्चे आके कमेंट करें, क्योंकि मैं मुझे स्टार्टिंग में बताना था, मैं बट भूल गया। ये दोनों मीडियम के लिए वीडियो, अभी हिंदी मीडियम के लिए बता रहा हूं, फिर इंग्लिश मीडियम के लिए वीडियो में क्वेश्चंस आपको फटाफट बताते जाऊंगा। ठीक है, तो चलो मंदी के किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो मंदी के कारण किसानों को अपनी जमीन बेचना पड़ा, और अब देखो जमीन बेच दी तो भाई कुछ ना कुछ तो खाने पीने के लिए चाहिए ना, तो उन्होंने रोजी मंजूरी के लिए शहरों की ओर जाना चालू कर दिया। न्यू डील की घोषणा क्या थी? तो न्यू डील की घोषणा जो है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने की थी, जिसमें उन्होंने घोषणा की है कि यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है सरकारी निर्माण कार्य द्वारा सुधारा जाएगा। शेयर किसे कहते हैं? तो कोई कंपनी अपनी हिस्सा किसी कंपनी में लगाते हैं, कोई किसी कंपनी में अपना हिस्सा लगाते हैं, उसे ही शेयर कहा जाता है। ई कॉमर्स मतलब हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन खरीदी या बिक्री करते, वही ई कॉमर्स कहलाता है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना फिर से आ गया वही क्वेश्चन। बफर स्टॉक की बात करें तो बफर स्टॉक क्या करते हैं? भविष्य, वर्तमान एवं भविष्य के लिए खाद्यान्न की को क्या भंडार करके रखा जाता है, उसे बफर स्टॉक किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब फसल आने से पहले सरकार क्या करती है? हर एक फसल की मूल्य निर्धारित करती है, जो कि हर एक व्यक्ति के लिए सेम होती है ना।
ताकि किसी के लिए अलग किसी के लिए अलग ऐसा ना हो। तो ये आपको लिख के आना है। उपभोग व्यय यहाँ पर है, उपभोग व्यय है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। उपभोग व्यय मतलब हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो खर्च करते हैं वही क्या होती है, उपभोग व्यय होती है। क्लियर है। फिर मैं तो स्पीड ज़्यादा हो रहा है बट रिवीजन के लिए करना पड़ रहा है मुझे। आपको आंसर याद आ रही है ना, बस अच्छी बात है। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा और आपको लाइट करते जा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को कर सकते। प्रति व्यक्ति है, हम किसी भी देश की कुल वार्षिक आय को वहाँ की जनसंख्या से भाग करते तो उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। फिर रबी फसल खरीफ फसल ये पूरा करना है। फांसीवाद नाजीवाद में समानता, तो दोनों लोकतंत्र के विरोधी थे, दोनों यहूदियों के विरोधी थे, दोनों तानाशाही शासन स्थापित करते, दोनों अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानते थे। इस तरीके से उसमें लिख के आना है। क्लियर। फिर आयात कर और निर्यात कर, हम बाहर से अपने देश में जो मंगाते हैं सामान, आयात और निर्यात एक जो है भेजने वाला होता है। तो आयात और निर्यात उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना, मतलब एक कर क्या होती है, हम दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगाते हैं तो उस पर जो कर लगती है उसको कर। फिर निर्यात करेंगे, यहाँ से कहीं और भेजेंगे तो वो निर्यात कर हो जाएगी भाई। क्लियर। सरकार के लिए बजट क्यों जरूरी है, तो ताकि विकास कार्य योजना बना सके। ये इन क्वेश्चंस को करना। बजट में किन किन बातों का विवरण होता है, तो साम्राज्यवाद क्या है, नाइजीरिया देश का जन्म कैसे हुआ, इन क्वेश्चंस को करना है। तो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद, ये तीनों क्वेश्चंस को आपको कर ही लेना है। फिर नाइजीरिया देश का जन्म कैसे हुआ, तो नाइजीरिया देश की जन्म की अगर मैं बात करूं तो अंग्रेजों ने नाइजर नदी के आसपास के जो अफ्रीका के क्षेत्र थे उसको ही नाइजीरिया नाम दिया। ये आपको लिख के आना है। साम्राज्यवाद बता देता हूँ, जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है उसे साम्राज्यवाद कहते हैं, और साथ ही साथ इसी को भी उपनिवेशवाद कहते हैं। अब जस्ट इसके उल्टा कि जब साम्राज्यवाद समाप्त करके स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करते ओला वी उपनिवेशवाद की थी। क्लियर है, ये लिख के आना। तो ये 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर के लिए बता दिए। अब जो है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात करें तो फटाफट इन क्वेश्चंस को आप करते चले कि क्या होगी इसके आंसर्स करके। क्लियर है। ठीक है, आपको वही 35 क्वेश्चंस को ट्रांसलेट करके, अब एक ही साथ इसलिए नहीं बताया जा रहा है इसमें, मतलब क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और टाइम जो है पूरी तरीके से वेस्ट हो गया था, चला गया था, कम टाइम है, इस वजह से आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप वीडियोस को थोड़ा बहुत रोक करके देख सकते हो। जो भी क्वेश्चंस के आंसर नहीं आएंगे उसको तुरंत आप प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि लगभग इसी में से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं बोला जा रहा है, एकदम 100% नहीं बोल रहा हूँ 80 to 90% क्वेश्चंस लगभग यहाँ से फंस सकते हैं आपके। क्लियर। ठीक, अब चलते हैं हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पर। अब जो हम फटाफट देखते हैं 3 मार्क्स। अब देखो जैसे कि 2 मार्क्स वाला का आंसर बताना था, पॉसिबल था, वो बता दिए, बट यहाँ पर आपको हर किसी का आंसर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि मैं हिंट बस दूंगा कि किस तरीके से लिखना है। तो जिसका भी आंसर प्रिपेयर नहीं होगा फटाफट कर लेंगे। जैसे किसी देश में लिंगानुपात कम होने पर क्या होगा, इसको बताना है भाई कि वहाँ पर लिंगानुपात कम होगा, मतलब पुरुषों की महिलाओं की जो जनसंख्या है पुरुषों की जनसंख्या से कम हो जाएगा, जिससे विभिन्न प्रकार की अपराधों में वृद्धि होगी, शोषण इस तरीके से बढ़ेगा। आपको इस तरीके से उसमें लिखना है। खाद्य सुरक्षा मतलब उपलब्धता वाला है, ये आयाम उसको लिखना है। उसी को उद्देश्य भी बोला जाता है। सूचना के अधिकार का उपयोग कर हम क्या क्या सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, तो वही जो हम पंचायत से जैसे मास्टर रोल, बिल इत्यादि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो वाला आंसर इसमें लिखना है। नियमगिरी सत्याग्रह मतलब वो इसमें सर्वोच्च न्यायालय वाला जो है 12 ग्राम सभा था, वो वाली आंसर इसमें लिखना है आपको। ठीक है। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर आपको करना है। फिर जमींदारी प्रथा की समाप्ति कहाँ तक लाभदायक रही, तो जमींदारी प्रथा के समाप्त होने के बाद किसानों को उनके जो अपने बोझे गए खेत के मालिक खुद बने, उन्हें कर्ज के जाल से बाहर मतलब मुक्ति मिली, बैंकों ने उसे ऋण प्रदान करना चालू किए, इस तरीके से उसमें लिखना है। क्लियर। एक उपनिवेशवाद, स्वतंत्र देश, अधिवास किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इस तरीके से सभी क्वेश्चंस आपका लगभग इसमें से होती है ना। तो आप इसमें से पहले आम चुनाव की व्यवस्था, अमेरिका, सोवियत संघ, तो ये 2 क्वेश्चन पे मेरे हिसाब से बच्चे अक्सर इसको छोड़ के रखे होंगे, तो दोनों क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि लगभग मैं हर साल की प्रीवियस ईयर देख के बना रहा हूँ, उसमें देखा हूँ वीडियोस, जस्ट इस वीडियो को रिकॉर्ड करूँ इससे एक पहले मैं लगभग 2022 से लेकर के 2018 तक की पूरी क्वेश्चन देखा हूँ बच्चों का प्रिपरेशन कराने के लिए। तो आप लोग इन चीज़ों को जरूर करना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखा ही, मानव आवाज़ क्यों जरूरी है ना, मानव अधिवास को प्रभावित करने वाला कारण कि यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में रेयर केस में पूछे जा सकते हैं आल्सो। तो 3 मार्क्स 5 मार्क्स, तो यहाँ पर पॉइंट्स आपको करना पड़ेगा कि मानव अधिवास को प्रभावित करने वाले जो कारक क्या क्या होते हैं, जलवायु वगैरह ये सब चीज़ें। ठीक है। नगरीय अधिवास, तो उसके आंसर सेम है, वही चीज लिखना है। वैश्वीकरण से छोटे उत्पादकों, तो देखो वैश्वीकरण की बात करें तो ये बड़ी कंपनी आ जाएगी, तो वही मैं आपको बताया था, है ना, कि बड़ी कंपनी आ जाएगा तो लोग छोटी कंपनी खरीदना बंद कर देंगे, वही वाली आंसर इसमें लिखना है। भाषा आधारित प्रदेश गठन के सकारात्मक प्रभाव क्या हुए, तो आपको यहाँ पर लिखना है कि यहाँ लोग भारत देश का विघटन होने के बजाय लोग एकता के सूत्र में बनने के लग गए, उन्हें अपनी भाषा बोलने वाले लोगों के समक्ष रहने का, तो ये वाली आंसर्स पूरा इसमें करना पड़ेगा आपको। ठीक है। आपको याद आ रही तो अच्छी बात है, डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर कुछ भी इसमें से बाकी रहता है तो आपको प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड है, तो इसमें ऑल क्वेश्चंस के आंसर्स हम दोबारा बताएंगे, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो जो है
आपका पूरे 4 से 5 घंटे की क्लास हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते कि उतना हो, क्योंकि लगभग आपकी पढ़ाई हो रखी है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। तो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ से क्वेश्चंस रिफर कर सकते हो इंग्लिश मीडियम का, ठीक है। पूरी चीज़ों को आपको 24 क्वेश्चन जो है हिंदी मीडियम में प्रोवाइड करते हैं, वही क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम में हम ट्रांसलेट करके आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बस इन क्वेश्चन का प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो ये रहा 3 मार्क्स। अब चलते हैं आप किस पर मूव ऑन करते हैं, 4 मार्क्स के लिए। चलो भाई, फाइनली हम 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें फटाफट आपको मैं हिंट देते चलता हूं। जैसे कि भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 पर प्रकाश डालना है। तो भू अधिग्रहण अधिनियम क्या कहा जाता है कि वो जैसे कि आपकी ज़मीन को कोई छीनते हैं, तो आपको सीधा सीधा इसकी बात करें तो हम इसके आंसर्स में थोड़ा सा देखता हूँ। जैसे भू अधिग्रहण अधिनियम है, सेट 1 में ही दिया हुआ है ये, है ना। तो उसमें देखो आपको भू अधिग्रहण के साथ पुनर्वास पुनर्स्थापना वाला लिखना है ना। अगर आपको आपकी ज़मीन को कोई छीन ले रहा है तो उसके पुनर्वास के आपको प्रावधान करेंगे, वो वाले आंसर लिखेंगे। फिर प्रतिभूमि बंजर भूमि क्या होती है उसको बताना है। फिर विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं की स्थिति में आए बदलाव को लिखना है कि महिलाओं को कारखानों में काम करना पड़ा, उनकी सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ गई, उन्हें वोट डालने का अधिकार का मांग करने लग गई। इस तरीके से उसको यहाँ पर पॉइंट्स को लिखना है। प्रथम विश्व युद्ध के 5 परिणाम, तो 5 परिणाम में आपको हेडिंग क्या क्या लिखना है कि जैसे कि 3 राजवंशों की समाप्ति हुई, अमेरिका के महत्व में वृद्धि हुई, है ना, सैन्य शक्ति को प्रबल करने में लोग लग गए, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होने लग गए। इस तरीके से उसमें लिखना। और सामाजिक बदलाव जैसे महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन, ये हेडिंग भी डाल सकते हैं आप वहाँ पर, अंडरस्टैंड। फिर जर्मनी युद्ध में जीत जाता तो मुसोलिनी और हिटलर में क्या समानता है, वो समानता मैं अभी जस्ट बताया 2 मार्क्स के लिए। अगर जर्मनी युद्ध में जीत जाता तो क्या होता थी, तानाशाही शासन स्थापित हो जाता है, लोकतंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाता है। और जबकि जर्मनी अपने राष्ट्र विस्तार में लग जाते और अन्य राष्ट्रों को परेशान करते और वहाँ के वहाँ का जो भी खनिज संपदा है उसका क्या करते, दोहन करते और वहाँ के लोगों को शोषण अत्याचार करते। इस तरीके से उसमें बताना है। हालांकि मैं इसमें कम शब्दों में बता रहा हूँ क्योंकि आपको लिखना 4 मार्क्स ले। भारत एक समृद्धशाली देश है जिसके निवासी निर्धन है, इसको विस्तार से आपको समझाना है। तो इसके आंसर भी बहुत आसान है भाई। इसको आपको देखो, इसमें आपको तीव्र जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, गरीबी, प्राकृतिक संसाधन, निम्न स्वास्थ्य स्तर, ये वाली हेडिंग डाल के आपको बताना है, ठीक है। भारत में जनसंख्या की घनत्व में विविधता क्यों पाई जाती है, मतलब कई जगह बहुत ज़्यादा जन आदमी रहते, कई जगह बहुत कम आदमी कमा रहे थे, तिला बताना है। तो भूमि को उपजाऊपन भाई, जाहिर सी बात है जहाँ पर भूमि उपजाऊपन है वहाँ ज़्यादा झड़ रही। फिर वर्षा की मात्रा पे डालना, जहाँ अच्छी वर्षा होगी लोग वहाँ पर निवास करेंगे, ये बताना है। जलवायु, जहाँ की जलवायु अनुकूलित होगा, मतलब लोगों को जहाँ की रास आएगी, है ना, वहाँ पर रहते हैं। परिवहन की साधन उपलब्ध हो, शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो, रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो, इस तरीके से पानी बिजली की मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो, ये जहाँ पर मिलती है वहाँ लोग ज़्यादातर निवास करना पसंद करते हैं। आपको इस पर लिख के आना है। फिर भूमि प्रबंधन क्यों आवश्यक है, ये आंसर्स लिख के आना है भाई आपको कि भूमि प्रबंधन क्यों जरूरी। फिर सैनिकों की दशा सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते थे। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसका जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, ये सभी क्वेश्चंस आपको कर ही लेना है, ठीक है। अब इसमें से अगर प्रिपेयर हो रखे ना आपकी पूरी क्वेश्चन, तो समझो आपकी एग्जाम में अच्छा बनने वाला है। मुश्किल से कुछ ही क्वेश्चन जो है आएगा, मतलब न्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। रेयर वो छोटे क्वेश्चन की ज़्यादा चांसेस है कि वो जल्दी हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से एज पर माई एक्सपीरियंस कि 4 मार्क्स 5 मार्क्स 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन लगभग आपको मॉडल पेपर्स, प्रैक्टिस सेट और PYQ से ही लगभग आपका पूछे जाएगा, जो कि आप सब कुछ यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। लगभग इन क्वेश्चन को करके जाओ, डेफिनेटली आपकी तैयारी पूरी हो जाती। फिर हमारे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से आप लोग पूरी चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं स्क्रॉल करा देता हूँ फटाफट, आप चाहो तो रोक सकते हो वीडियो को और उन चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। ये 21 क्वेश्चन रहा। आप जो है फाइनली चलते हैं किस पर, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर। तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए मैं फिर से बोल देता हूँ, आपको ईमानदारी अपने ऊपर दिखाना पड़ेगा, हाँ या ना आपको खुद करना। हाँ ये बनेगा नहीं बनेगा, आप खुद का रिवाइज करते चलो, ईमानदारी के साथ वीडियो देखते चलो, क्योंकि आप अभी अगर ईमानदारी दिखाओगे डेफिनेटली वो रिजल्ट आपके कल एग्जाम में दिखेगा, ठीक है। अब जब सुबह बैठोगे 9 बजे तो वो चीज़ें आपको तुरंत दिखेगा, हाँ भाई हम जो वीडियो में देख रखे थे वहाँ हाँ ना जो ईमानदारी के साथ किए थे वो चीज़ें हमें यहाँ पर मिल रही है करके, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मेरे हिसाब से वेरिएशन नहीं होने वाली, अगर होती भी है तो आपका वो बन जाएगा क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन ही लगभग पूछे जाएंगे, ठीक है। शर्तें पूछा गया, बैंक के कार्य, तो बैंक के कार्य बोल देंगे दोनों बैंक, यहाँ पर रिजर्व बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों बैंक के कार्य लिखना है। यदि ये इसके लिए ब्याज दर, लागत, गिरवी, इस वाली क्वेश्चन आपको छोड़ना भी नहीं है। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनी, ये वाली क्वेश्चन करोगे। मुद्रा के कार्य, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य जैसे कि वहाँ बोला था। सामाजिक आंदोलन की प्रकृति की प्रमुख विशेषताएं लिखना है। मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी की लोग सरकार द्वारा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, वही वाली आंसर लिखना है ना। प्रमुख खाद्यान्न जो है चावल गेहूं बन गया जिसके वजह से उसी पर ज़्यादा लोग बोने लग गए, इस तरीके से लिखना है। फिर फसलों के उत्पादन में वृद्धि के कुछ आधारभूत कारण क्या क्या है ना। साख से क्या आशा है, भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका को बताना है, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है वैश्वीकरण का सर्वाधिक दुष्प्रभाव भारत के किस क्षेत्र में पड़ रहा है। तो इस तरीके से लगभग इसमें कुछ क्वेश्चन और भी आना है,
लेकिन हम उन्हीं क्वेश्चंस को रखें जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दे, करके जाओ डेफिनेटली आपका, क्योंकि 10 में से मे बी आपका 4 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 4 में से आपका 2 बनना चाहिए, ठीक है, और 4 में से 2 बनाना है। तो फिर हमारे डियर स्टूडेंट ऑफ फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, ये पूरी चीज़ों को रिफर करते चलेंगे, आप लोग मत बोलेंगे कि हमें एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, आपको लगभग इसी तरीके से अब थोड़ी तो मेंटेन करके करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम चलते फाइनली किस पर, 6 मार्क्स। देखो लगभग आपकी 15 से 20 मिनट में पूरी जो क्लास है समाप्त कर रहे हैं हम, ताकि आप फास्ट फॉरवर्ड में रिवाइज कर सको, और जो भी चीज़ें हैं आपको, हाँ देखो आप एक चीज़ आपको दिमाग में चेक करना पड़ता है ना कि हाँ बन रहा है भाई कि नहीं बन रहा है, मोरकरा बना थे कि नहीं बना थे, वो खुद देखना पड़ता है ना। तो आंसर देखने के बाद तो सबको पता चल जाता है, विदाउट आंसर्स आपके दिमाग में आंसर्स आ रहा है कि नहीं, वो खुद को टेस्ट लेना है आपको, ठीक है, क्योंकि एक बार पढ़ना है भाई, बेस्ट हमें दे के आना, ये आप दिमाग में रखो। भारत के राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य लिखना है, चुनाव निर्वाचन आयोग के कार्य लिखना है, महिला मतदाता के प्रतिशत कम होने के कारण करना है, फिर कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार निर्भर है, इस बात का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा नकारात्मक, ये वाली क्वेश्चन तो 4 क्वेश्चन हुआ। फिर प्रधानमंत्री के कार्य कर लो, ये 5 क्वेश्चन में से आपको कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर नीचे वाली क्वेश्चन की भी बात करें तो मुद्रित टीवी संप्रेषण में समानता और अंतर को पूरे को लिखना है, फिर जनसंचार माध्यम के लाभ वानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। फिर आगे का ये देखो, ये 3 क्वेश्चन, ठीक है, नैतिक मीडिया के नाम से किसे जाना जाता है और क्यों, और ये वाली जैसे कि क्वेश्चंस आपको बताया गया था, ये सब क्वेश्चंस आप करके जाओ, डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाती। तो आप कमेंट करके जरूर बताओगे कि भाई आपका इसमें से कितनी, लगभग कितने परसेंट, अगर हम परसेंट में बात करें तो हम पूरे क्वेश्चन सॉरी तो 100%, 1-2 क्वेश्चन छूटते जा रहा है, मतलब आप 5-5 1-2% कम करते जाओ, फिर मुझे बताओ कि कितनी परसेंट आपकी प्रिपरेशन हो रखी, तो कितने बच्चों ने 100% कर लिए, तो डेफिनेटली वो चीज़ें बताओगे, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग एक्चुअल में हमारे जो दिए गए कंटेंट्स पे कितना आप सेटिस्फाइड हो, इन चीज़ों का आपको हो सके, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले लोग भी ये आपका 11th क्वेश्चंस पूरा यहाँ से कर लो अच्छे से, और डेफिनेटली बेफिक्र होकर एग्जाम में जाओ, डेफिनेटली आपके एग्जाम अच्छा बनने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। वेरिएशन होगी भी तो अथवा में वो चीज़ें आपको इसमें से कोई ना कोई मिल ही जाएगा, एक चीज़ याद रखना, ठीक है। बस 2 मार्क्स 3 मार्क्स की अगर बात करें तो वो थोड़ा बहुत वेरी होगी, 1-2 क्वेश्चन आपको चेक करने के लिए देंगे। मैं एक चीज़ देखा हूँ, नोटिस कर रहा था कि एक क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है जिसमें आपको अपने दिमाग से लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन 1-8 क्वेश्चन आएगा, मतलब कुछ भी ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे कि अगर आप अमीर आदमी बन जाओगे तो क्या करोगे, ये नॉर्मल है, ये नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है, सरकार द्वारा सार्वजनिक सुविधा देना बंद कर देंगे तो क्या होगा, इस तरीके से कुछ भी, मतलब जिसमें बच्चे का दिमाग से वो चेक करना चाहते हैं, तभी तो किसी 1-2 का ही टॉप 10 लिस्ट में नाम आएगा ना बच्चों, तभी तो 3.5 लाख बच्चों में 50 बच्चों का नाम आएगा। अगर वहां पर आपको आना है ना, तो वैसे आंसर्स देना पड़ेगा जो उन लोग उम्मीद करते हैं, ठीक है। अपने आप को टॉपर समझ के आंसर देना पड़ेगा, वहां पर आपको ये रखना पड़ेगा कि जो भी आंसर्स मैं लिखूंगा ना या लिखूंगी ना, बेस्ट रहेगा, छत्तीसगढ़ का बेस्ट आंसर होगा, चेकर उसमें से नंबर काट ही नहीं सकते, ये आपको दिमाग में रखना होगा। क्लियर है? तो जोश और जुनून के साथ ऑल द बेस्ट, एकदम बड़ा तबाही करके आना, और आने के बाद जरूर बताना कि एग्जाम्स जो है कैसे गए आपका। क्लियर है? तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट, आपके आप लोग एग्जाम दे के आओ, हम जो है आपके लिए संस्कृत की कंटेंट रेडी करके रखते हैं आपके लिए, ताकि आप अच्छे से बेहतर तैयारी कर सको।